हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ में हम अब 9th चैप्टर को देखेंगे। 9th चैप्टर का नेम है निर्भय बनो। निर्भय बनो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि निर्भय यानी कि डरना नहीं है, भय से रहित रहना है। यानी कि आज का जो बच्चा होता है वो बहुत एक्टिव होता है, जो कई बातों से नहीं डरता है और कई बातों से डरता है। लेकिन यहाँ चैप्टर का मूल उद्देश्य दूसरों की सेवा करना और भूत प्रेत से न डरना है। इसमें स्कूल में पढ़ते बच्चों के अलग अलग कैरेक्टर के द्वारा बताया गया है। मैंने यहाँ एक चार्ट दिया है। सबसे पहले अलग अलग कैरेक्टर को हम समझने का प्रयत्न करें, उससे पहले उनके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। फणीश्वर नाथ, उनका जन्म माना जाए तो सन 1921वीं सदी है और निधन सन 1987 ईस्वी में माना जाता है। एक ये उपन्यास का अंश है, यानी कि एक थोड़ा सा छोटा सा भाग। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में देखें तो प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में हुआ था और उनके गांव का नाम था ओराही हिंगना, जो जहां बिहार में इस प्रकार के गांव का नाम होता है। उनकी शिक्षा दीक्षा विराटनगर यानी कि नेपाल और वाराणसी में हुई तथा भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में वे सक्रिय तरीके से भाग लिया था और कारावास यानी कि जेल भी गए थे। फिर कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में काम किया तथा मैला आंचल के प्रकाशन के साथ वे विख्यात हो गए। यानी कि एक उपन्यास है मैला आंचल, उस उपन्यास को लिखने के बाद उनका नाम फेमस हो गया, फणीश्वर नाथ रेणु। उनके पहले एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में माने जाते थे। साहित्य जगत में सुपरिचित भी हो गए थे, यानी कि लोग उनको जानते थे, पहचानते थे। आगे देखा जाए तो रेणु जी की रचनाओं में उनका अनुभव है, यानी कि खुद के अनुभव को उन्होंने लिखा है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता तथा मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। तटस्थता यानी कि इधर की बात उधर नहीं, बिल्कुल सचोट सत्य लिखने का, और मानवीय सहृदयता यानी कि उनको पढ़कर ही हमारे मन में अनेक भावनाएं उत्पन्न हो जाए। उनकी भाषा सरल और ध्यानाकर्षण है, यानी कि हमें जकड़े रखती है। वैसे ये स्टोरी भी इस प्रकार की ही है कि एंड तक आपको उस स्टोरी को सुनने के लिए उत्सुक होगे कि इसमें लास्ट में क्या हुआ होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि भूत प्रेत की बात है। वैसे बच्चों को ये सारी बातें अच्छी लगती है। देखते हैं सबसे पहले प्रियोदा के बारे में। प्रियोदा एक स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है, यानी कि प्रियोदा का स्वभाव ही ऐसा है कि सब टीचर, सब स्टूडेंट्स उसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो सेवाभावी लड़का था। अलग अलग मोहल्ले में जाकर अनाज ले आता था और एक आश्रम में दान करता था। और उनकी जो टोली थी, यानी कि जो हमारा ग्रुप होता है, उसमें अलग अलग सदस्य को अलग अलग काम दिया जाता था। उस प्रकार पूरा हैंडलिंग करने का काम प्रियोदा का था। प्रियोदा मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट था। आगे देखा जाए तो मनमोहक नाम का एक नया सदस्य आता है, जो क्लब का नया सदस्य है। गाने को जानता है, यानी कि गाने का थोड़ा बहुत शौक है, थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता है। और तैरना नहीं जानता तो उसको सिखाने का काम कौन करता है? जो बहुत खूब तरीके से तैरना जानता है, सूर्य प्रकाश, जो एक पहलवान के नाम से जाना जाता है। टीम के सारे लोग उसे पहलवान ही बुलाते हैं। पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन शरीर से बहुत मजबूत है, और जब भी कोई ऐसा काम आता है तो वो अपनी पहलवानगिरी बता देता है। वैसे आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो इस प्रकार के होंगे, अलग अलग स्वभाव वाले, या उसमें अलग अलग खूबी होगी। कालू है, वो भी एक सदस्य है क्लब का और मनमोहन का मित्र है। मनमोहन को वो प्रियोदा के पास लेकर आता है। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में उसके बारे में नहीं बताया है।
और लास्ट है इब्राहिम, जो क्लब का सदस्य है लेकिन गुस्से वाला स्वभाव है और कभी कभी गुस्सा आ जाने पर वो क्या करता है, गाली बोलता है। लेकिन प्रियोदा की टीम का एक रूल है कि वो अगर ज़्यादा बार गालियाँ बोलेगा तो वो इस टीम से बाहर हो जाएगा, यानी कि इस क्लब का सदस्य नहीं रहेगा। यानी कि मूल हेतु और उद्देश्य देखा जाए, निर्भय बनो में तो डरना नहीं है और भूत प्रेत की बातें हैं। तो देखते हैं हम चैप्टर में कि कौन किस प्रकार की बातें करता है और चैप्टर में किस प्रकार से लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है। हमें एंड तक उस उपन्यास के अंश में जुड़े रहने का काम किया है। देखते हैं। सबसे पहले है प्रियोदा। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। सबसे पहले तो वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वो बताया है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। कब कोई लड़का और कोई टीचर उसको बहुत प्यार करेगा, क्योंकि उसका नेचर ऐसा होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, टीचर के सामने अच्छा व्यवहार कर लेते हैं लेकिन पीछे से तो बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन उनमें से ये प्रियोदा नहीं था। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से क्लब में, कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। यानी कि स्कूल के सिवाय जहाँ वो रहता था, कस्बा यानी कि गांव का जो छोटा सा भाग होता है, उसमें सब उसको पहचानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। मुठिया यानी कि मुट्ठी भर अनाज, जो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के बाद लोगों के लिए काम करता था। सन्यासी आश्रम में अनाज की ज़रूरत होती थी, अन्न की ज़रूरत होती थी, इसलिए रविवार को छुट्टी का दिन होता था तो सुबह में जल्दी उठकर झोली लटका कर वो अलग अलग जगह पर मुट्ठी भर अनाज के लिए जाता था। कभी अकेला जाता, कभी साथियों के साथ जाता। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर, यानी कि सेवाभावी था। चाहे कोई बीमार पड़ जाए, शिक्षक हो या दूसरा कोई, अपनी टोली, अपनी पूरी टीम को लेकर सेवा के लिए वो पहुंच जाता। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता था। यानी कि पूरी तरह से सेवा का लाभ उठाते थे और आशीर्वाद भी लेते थे और रोगी को बहुत अच्छा करके वहाँ से वो जाते थे। तब तक वो दूसरा काम नहीं करते थे। यानी कि पूरी बात पैराग्राफ में ही मालूम पड़ जाती थी कि वो पूरी टीम प्रियोदा की है, किस तरह का काम करती है। चाहे हम भी इस तरह का काम कर सके, ये ना कर सके तो इससे बड़ा थोड़ा काम भी कर सकते हैं। रॉबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया है। यानी एक नया सदस्य है मनमोहन। इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। इससे पहले ये बताया है कि हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। यानी कि पहले के समय में देखा जाए तो मंडे से फ्राइडे तक फुल डे होता है, सैटरडे हाफ डे होता है। तो हाफ डे के बाद शनिवार को जब स्कूल से छूट जाते थे तब सब सदस्य एक नदी थी परमान, उसके जो बालू चरमाने के किनारे पर जो रेत का भाग होता है उस पर इकट्ठे होते थे। यानी कि खेलने के लिए, आगे का जो काम करना है उसके प्लान के लिए। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। यानी कि पूरे हफ्ते में क्या हुआ है वो सारी बातें शनिवार को होती थी। रविवार का प्रोग्राम तय करते ही किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे, ये सारा प्लान शनिवार को बना लिया जाता था। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा या मोना, मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। यानी कि वो टीम के बारे में मोना ने जाना होगा कि ये टीम अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो उसका सदस्य होना चाहता था और कालू इसका मित्र था, इसलिए मनमोहन को लेकर वहाँ आता है और उसमें शामिल होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था,
कि भारत के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। यानी कि इंटरव्यू हो गया कि तेज है तो आज उसका टेस्ट कर लेते हैं। तो उसने उत्तर बताया महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल, उसने दूसरा प्रश्न किया। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील, क्योंकि उसने शायद पहले से नहीं सोचा होगा कि मैं क्या बनूंगा, तो उसने बोल दिया वकील। सभी ठठाकर हंसे, यानी कि सारे फ्रेंड हैं जो मित्र थे, सदस्य थे, वो तो हंसेंगे, तो सब मजाक करने लगे। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे, बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, क्योंकि सेवा जब करने जाते हैं तो कभी कभी गंदगी भी उठानी पड़ती है, कभी कभी हमें उसको देखकर चिड़चिड़ाहट हो जाती है, हम सेवा नहीं कर पाते। तो ऐसे सदस्य को प्रियोदा शामिल नहीं करना चाहता, इसलिए पहले ही पूछ लेता है कि बीमार की सेवा किस प्रकार की जाती है, वो तुम जानते हो? उसने बताया मनमोहन ने कि सीख लेंगे। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो हैजा हो गया है तो शायद वो नहीं कर पाएगा। तो मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा था। फिर दूसरा प्रश्न आगे किया, गाना जानते हो? जी। और तैरना? तो सारा इंटरव्यू में उसने पूछ लिया इस प्रकार की बातें। आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछता है और प्रश्न के आगे भूत प्रेत की बातें किस प्रकार निकलती है। वैसे ही आप इतने आधे चैप्टर को सुनकर या समझकर ये तय कर सकते हैं कि हमें भी जीवन में कुछ न कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो हम किसी की सेवा कर सके या सेवाभावी व्यक्ति के नाम से जाने जाए। कई लड़के ऐसे होते हैं कि इस तरह का काम करते हैं और उन्हें ये काम करने से बहुत अच्छा सुकून भी मिलता है। तो आप भी ऐसे काम करें, एक टीम बनाएं, एक ग्रुप बनाएं और इसके द्वारा ऐसी सेवा कर सकते हो और जब भी किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हेल्प कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम उसका दूसरा भाग देखेंगे कि किस प्रकार वो आगे बातें करते हैं और किस प्रकार अलग अलग स्वभाव वाले जो स्टूडेंट हैं, जो सदस्य हैं, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे।